हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे अभी इस देश में कोविड-19 के तहत हर अलग अलग क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया गया है और राज्य सरकार के अनुसार अभी फिलहाल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिसमें आज अपना प्रथम दिन है। मैं इमरान जिगर, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 3 पढ़ाता हूँ, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम और शिक्षण। आज दिनांक 16/4/2020, विषय है अपने अधिगम एवं शिक्षण, कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर। और कालांश अपने 3rd। प्रकरण अपने फर्स्ट इकाई का सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका। हमने फर्स्ट यूनिट में अभिप्रेरणा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अभिप्रेरणा के बारे में परिभाषा, प्रकार और किस तरह से अभिप्रेरणा एक बालक के और एक व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है। हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है, जिससे हर बालक, आप हैं, मैं हूं, अपने जीवन में कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। और हम सुबह उठने के बाद पूरी दिनचर्या में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कार्य में या कुछ बातों में हम विशेषकर उसको ध्यान देते हैं सीखने के लिए। हम उस कार्य में तत्परता ज्यादा बताते हैं, क्रियाशीलता ज्यादा बताते हैं, हम उस कार्य में सहभागिता अधिक बताते हैं। तो ऐसा क्यों? हमें बालक को कोई भी अगर हम कार्य करवा रहे हैं या सिखा रहे हैं, अगर हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे या हम उनको प्रेरणा नहीं देंगे, तो शायद बच्चों को उसमें कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आनंद प्राप्त नहीं होगा। हमें किसी भी कार्य को कराने के लिए उस उद्देश्य को बताना होगा, उस लक्ष्य को बताना होगा, उनको एहसास दिलाना होगा या उनको उस चीज के लिए तत्पर करना पड़ेगा। ये अभिप्रेरणा एक शिक्षण प्रक्रिया में बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक अभिप्रेरणा किसी भी बच्चे की लाइफ को चेंज कर सकता है। वो अपने भले कि अपने शिक्षण के द्वारा अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। अभिप्रेरणा किसी भी लाइफ में एक ऊर्जा का काम करती है, एक उत्साह का काम करती है, एक यूटर्न का काम करती है। अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसको अपनी लाइफ में हर तरह से महसूस कर रहा है कि मेरे रास्ते सब जगह बंद हो गए, तो कोई गाइडलाइन या कोई मार्गदर्शक अगर उसको प्रेरणा देता है, उस प्रेरणा से उसके अंदर उमंग होती है और अपनी पूरी शक्ति के साथ उस कार्य को करता है, तो वो उसके लिए एक अभिप्रेरणा बन जाती है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कुछ बिंदुओं के माध्यम से कि अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का एक सशक्त माध्यम है। अधिगम प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति जीवन के सामाजिक, प्राकृतिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्र में अभिप्रेरणा द्वारा ही सफलता की सीढ़ी तक पहुंच पाता है। यानी अभिप्रेरणा के द्वारा ही वो अपने जीवन में सामाजिक है, प्राकृतिक है, व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रेरणा के माध्यम से अपने सफलता की सीढ़ी पार करता है या सफलता की सीढ़ी प्राप्त करता है। तो सबसे पहला है निश्चित उद्देश्य। हमें कोई भी कार्य करना है
बच्चों से या कोई भी चीज सिखानी है तो उसके उस कार्य के या उस विषय के बारे में स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। जब तक बच्चों के सामने या शिक्षार्थियों के सामने स्पष्ट उद्देश्य नहीं होंगे तब तक उस कार्य में बच्चे रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि स्पष्ट उद्देश्य हो और बच्चों के जीवन के उपयोगी हो तभी वो बच्चा उस कार्य को आसानी से करता है और उस कार्य को करने में रुचि बताता है। दूसरा है आत्म अभिप्रेरणा। आत्म अभिप्रेरणा यहाँ पे दो शब्द आत्म प्रेरणा। हम किसी भी व्यक्ति को, जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाता था, मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, लेकिन मैं सिर्फ मार्गदर्शक या ज्ञान दे सकता हूँ। पढ़ना नहीं पढ़ना, वो ज्ञान का प्राप्त करना वो आपका खुद का स्वयं होता है। जब तक आप अपने मन से किसी चीज को नहीं पढ़ोगे तब तक भले चाहे कितनी भी एक शिक्षक के द्वारा कितनी भी आसान शिक्षण विधि दिया है, आसान तरीका लिया है, आसान से आसान पढ़ा है, लेकिन बच्चा उस चीज को नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आत्म प्रेरणा होनी जरूरी है, यानी स्वविवेक से पढ़ना जरूरी है, स्वविवेक से कार्य करना जरूरी है, तभी उस कार्य को वो कर सकता है। तीसरा है प्रशंसा और निंदा। प्रशंसा और निंदा, ये दो शब्द तो किसी भी विद्यालय में, शिक्षण संस्था में नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रशंसा से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और निंदा से किसी का मनोबल टूटता है या हतोत्साहित होता है। हतोत्साहित इसलिए किसी बच्चों के लिए निंदा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको आगे से आगे नई खोज के बारे में बताना चाहिए, नया ज्ञान बताना चाहिए, तभी बालक उस कार्य को आसानी से कर सकता है और उस चीज में रुचि दिखा सकता है। अब है अभिप्रेरणा से ध्यान, रुचि और उत्साह का प्राप्त करना। अभिप्रेरणा से चौथा पॉइंट है अभिप्रेरणा से ध्यान, रुचि व उत्साह प्राप्त करना। ये हमने अभी जो तीसरा पॉइंट बताया वो ये लगभग कि पढ़ने वाले की यानी कार्य को सीखने वाले उसके अंदर ध्यान होना चाहिए। अगर उसके अंदर ध्यान नहीं है, हम जो कार्य सिखा रहे हैं और उस चीज पर ध्यान दे नहीं रहा है, तो उस कार्य को कभी भी वो सीख नहीं सकता है। रुचि होनी चाहिए, तो जो भी कार्य सिखाया जा रहा है उसके अंदर उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हर कार्य को आसानी से तभी सिखाया जा सकता है जब उसके अंदर रुचि जागृत हो। वो जब तक रुचि जागृत नहीं करता है तब तक उसके लिए वो कार्य कठिन है, मतलब कि हार्ड है। जब तक आप खुद देख लो, आप और मैं, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, जब तक हम रीट की तैयारी नहीं करते हैं तब तक वो रीट का कोर्स, रीट की सभी चीजें हमको हार्ड लगती है। ये कोर्स पूरा कैसे होगा, मैं सफलता प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें रुचि जागृत होती है और हमारा उत्साह, हमारा आत्मविश्वास जागृत होता है कि मैं इस कार्य को पा सकता हूँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। तो उस रुचि होना जरूरी है और उत्साह, कोई भी कार्य करने के लिए उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के कोई भी कार्य ना तो सीखा जा सकता, ना कोई कार्य किया जा सकता, उसकी सफलता भी प्राप्त नहीं होती है। पांचवा पॉइंट अपने परिपक्वता, बहुत ही अच्छा पॉइंट है परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है कि उम्र से मैच्योरता, मतलब एक उम्र से मानसिक आयु के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, उसके स्तरानुसार, कक्षा के अनुसार उसकी बुद्धि लब्धि और उसका ज्ञान परिपक्व होना चाहिए। यानी हम जैसे 5वीं क्लास के बच्चों का हम अगर ज्ञान दे रहे हैं या हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो उस 5वीं कक्षा के अनुसार उसके पास में ज्ञान होना चाहिए। अगर हम 5वीं कक्षा के बच्चों को अगर हम कॉलेज लेवल की चीज बताएंगे या ऐसी
बताएंगे कि उस चीज से अनभिज्ञ है तो वो कभी उस चीज को कभी भी वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए उसकी मानसिक आयु के अनुसार, उसकी समय उसकी आयु के अनुसार उसको हम अभिप्रेरणा देनी चाहिए। उसके बाद में अभिप्रेरणा में दृष्टिकोण का महत्व। छठा है अभिप्रेरणा में दृष्टिकोण का महत्व। दृष्टिकोण का महत्व यानी हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, हर शिक्षार्थी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति साइंस के हिसाब से सोचता है, कोई व्यक्ति एक सामान्य के सरल भाषा के हिसाब से सोचता है। हर व्यक्ति का जो दिमाग होता है, अपनी बुद्धि लब्धि, अपने मानसिक विकास अलग अलग कार्य करता है। हम जैसे कई कुछ बच्चे ऐसे जो मंद बुद्धि के होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक को अलग सिखाया जाए, मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनको अलग सिखाया जाए। दोनों की जो अभिप्रेरणा होती है वो समान रूप से हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, उनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो सामान्य बालकों से अलग होती है और थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए हमें प्रतिभाशाली बालकों को अलग से मोटिवेट करना चाहिए और मंद बुद्धि के बालकों को अलग से मोटिवेट करना चाहिए। उसके बाद में बालक के व्यक्तित्व को पहचानना बहुत अच्छी बात है। इसमें बालक के व्यक्तित्व को पहचानना, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, कोई प्रखर बुद्धि का बालक होता है, कोई मंद बुद्धि का बालक होता है, कोई पिछड़ा बालक होता है। हर व्यक्ति को अलग अलग गाइडेंस चाहिए, हर व्यक्ति को सलाह अलग अलग चाहिए। हम एक समान किसी को भी सलाह नहीं दे सकते। अगर बच्चा अगर होशियार है तो हम उसकी होशियारी को देखते हुए अलग से ज्ञान देंगे। अगर कोई मंद बुद्धि का बालक है तो हमें मंद बुद्धि के हिसाब से उसको प्रेरणा देंगे, उसको अभिप्रेरणा मोटिव करेंगे। हम एक समान एक लय में सभी को बराबर ज्ञान नहीं दे सकते, समान रूप से नहीं दे सकते। आठवां है प्रतियोगिता। हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। प्रतियोगिता स्पर्धा, क्योंकि आज का जो वर्तमान युग है वो स्पर्धा का युग है, कंपटीशन का जमाना है। अगर कंपटीशन के जमाने में हर व्यक्ति अगर अपने आप को एक ऊंचे स्तर पर नहीं ले जाएगा तो वो सामान्य बालकों से या अन्य बालकों से पिछड़ जाएगा, पीछे ले जाएगा। इसलिए हमें महाविद्यालय स्तर पर या विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन करवाना चाहिए, जिससे उनका उत्साह बढ़े और आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने अंदर सुधार करें, तरक्की करें। तो ये भी एक तरह का प्रतियोगिता भी शिक्षार्थी के या बालक के जीवन में एक अभिप्रेरणा का कार्य करती है। प्रतियोगिता हर प्रकार से हो सकती है, वाद विवाद की हो सकती है, निबंध प्रतियोगिता हो सकती है, जैसे सामान्य प्रतियोगिता हो सकती है, जीके की प्रतियोगिता हो सकती है। अब नेक्स्ट है वह सीखने वाले की इच्छा। सीखने वाले की इच्छा, हम किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती रोक नहीं सकते। कोई भी अगर हम कार्य करवाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं तो सीखने वाले की इच्छा होनी चाहिए। अगर सीखने वाले की इच्छा नहीं है तो आप कितना भी आपके द्वारा कितना भी अच्छी योजनाएं बनाएंगे वो योजना सब व्यर्थ है। सीखने वाले की इच्छा होनी चाहिए और ये कार्य एक शिक्षक ही कर सकता है। सबसे पहले हमें उन बालकों को उनके अंदर इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी कि ये कार्य आपके जीवन के उपयोगी, आपके उद्देश्यपूर्ण है और एक आनंदमय बनाना पड़ेगा, उनको रुचिकर बनाना पड़ेगा। तभी बच्चा उस चीज में, उस कार्य में रुचि जागृत करेगा, रुचि ले पाएगा, तभी उसको मोटिव मिलेगा। इसलिए सीखने वाले की इच्छा भी होनी चाहिए। केवल एक शिक्षक के द्वारा अगर सभी शिक्षण प्रक्रिया को अच्छे से पेश करें ये हम 100% नहीं कह सकते। उसके लिए एक बालक को भी तैयार होना जरूरी है।
बालक अगर तैयार नहीं होगा, उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तो तुम क्या कर लोगे। इसलिए पढ़ने वाले की, सीखने वाले की इच्छा होना जरूरी है। अब इसी तरह से एक लास्ट पॉइंट है, 10वां पॉइंट, अभिप्रेरणा। सॉरी, सीखने में अभिप्रेरणा एक तो आवश्यकता है। सीखने में अभिप्रेरणा की आवश्यकता है। अभिप्रेरणा की आवश्यकता है। मैंने क्लास में कई बार बताया था कि सिगमंड फ्रॉइड था, जिसने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। एक चेतना अवस्था बताई है, एक अचेतन अवस्था और एक अर्धचेतन अवस्था, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई अवस्था मानी जाती है तो वो अचेतन अवस्था है। और अचेतन अवस्था का दूसरा नाम भी है कि अप्राप्त शक्तियों का भंडार, सॉरी अप्राप्त इच्छाओं का भंडार। यानी एक मनुष्य के अंदर ढेरों सारी, मतलब इतनी सारी इच्छाएं होती है, वो इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती। अगर एक इच्छा अगर वो पूरी करता है तो उसके पीछे दूसरी 3 या 4 या 5 इच्छाएं वापस जागृत हो जाती है। यानी उसके मन में जीवन भर कोई ना कोई इच्छाएं बनी रहती है। और मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा अगर ग्राफ देखें 90% अचेतन अवस्था है, यानी अतृप्त इच्छाओं का भंडार है। और यही चेतना अवस्था पर राज करती है, यही चेतना अवस्था पर राज करती है, क्योंकि यही व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है। जब तक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, तब तक वो उस कार्य को करता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वे बालक होता है, बालक की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। जब वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो बच्चा और तनाव की स्थिति में आ जाता है, एक डिप्रेशन में चला जाता है, कहीं ना कहीं दबाव में आ जाता है। तो हमें एक शिक्षक होने के नाते उनकी जो आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जिससे वो बच्चा अपने जीवन में एक तनाव मुक्त होकर शिक्षण प्रक्रिया में भाग ले सके, सहयोग दे सके। तो ये इस तरह से 10 पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका। ऐसे ये तो मैंने 10 ही पॉइंट बताए। अभिप्रेरणा का एक सीखने में बहुत अहम रोल होता है। कहते हैं कि किसी मरे हुए का आदमी को भी एक मोटिवेशन जीवित कर देती है। मोटिवेशन हर इंसान के अंदर होना चाहिए, क्योंकि एक जीने की सलाह मिलती है, लोगों को एक नया रास्ता मिलता है, नई राह मिलती है। उनको हो सकता है कि मोटिवेशन करने से उनके जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, सफलता की प्राप्ति हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो हमें हर व्यक्ति को, चाहे बालक हो, चाहे अपने समाज में हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमें हर व्यक्ति को मोटिवेशन करना चाहिए, यानी प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। और ये वीडियो जब YouTube पे अपलोड किया जाएगा तो आपको कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। धन्यवाद।